नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कोर्ट स्टेट वर्सेस अन्य बड़ी मूवी को। तो आखिरकार क्या है इस मूवी की स्टोरी, चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत कोर्ट रूम से होती है, जहां चंद्रशेखर नाम के एक 19 साल के लड़के को अदालत में पेश किया जाता है। असल में चंद्रशेखर के ऊपर एक लड़की को फोर्स करके उसके साथ दुष्कर्म करने का केस था और पिछले 17 सालों से उसे रिमांड में रखा गया था। ये केस मंगपति नाम के एक आदमी ने किया था, जिसका लॉयर दामोदर कोर्ट में ये कहता है कि इस भारी अपराध के लिए चंद्रशेखर को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वही दूसरी तरफ चंद्रशेखर के लॉयर सिर्फ रिटन डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में पढ़ देते हैं। उन्हें देखकर लग रहा था कि मानो उन्हें चंद्रशेखर को बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, पर ऐसा क्यों है ये हमें आगे पता चलेगा। खैर, अब यहाँ कोर्ट ये फैसला सुनाती है कि चंद्रशेखर के केस का फैसला अगली हियरिंग, जो कि 4 दिन बाद होगी, उसमें सुनाया जाएगा। और इसी के साथ एक बार फिर चंद्रशेखर को जेल जाना पड़ता है। अब यहाँ एक बात तो क्लियर थी कि चंद्रशेखर को सजा होने वाली है। इस बात से चंद्रशेखर के दोस्त काफ़ी परेशान हो जाते, क्योंकि वह जानते थे कि उनका दोस्त निर्दोष है और इस वजह से वह उसे बचाने का कोई तरीका सोचने लगते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि मोहन राव नाम का एक लॉयर है जो इस तरीके के केस को सोल्व करने में मास्टर है। इस वजह से वह लोग उसकी मदद लेने की सोचते हैं। अब जब वह मोहन राव के असिस्टेंट के पास कॉल करते हैं तो वह कॉल सूर्या रिसीव करता है। वह उन लोगों को कुछ देर में वहाँ आने के लिए भी कहता है। असल में सूर्या मोहन राव के अंडर पिछले 3 सालों से काम कर रहा था, एक असिस्टेंट के तौर पर। वह काफ़ी टैलेंटेड तो था, पर उसने आज तक कभी कोई केस नहीं लड़ा था, क्योंकि शायद मोहन राव को उस पर विश्वास नहीं था। खैर, अब सूर्या मोहन राव के पास जाता है और एक केस उसे भी देने के लिए कहता है। इस पर मोहन कहता है कि अगर तुम मेरे सवालों के जवाब दे दोगे तो मैं तुम्हें केस दे दूंगा। पर यहाँ सूर्या उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाता, जिससे ये साबित हो जाता है कि वह अभी केस लड़ने के लिए काबिल नहीं है। खैर, अब चंद्रशेखर के दोस्त तुम वहाँ आकर सूर्या से मिलते हैं और उसे चंद्रशेखर के केस के बारे में सब कुछ बताते हैं। असल में वह केस पॉस्को एक्ट से रिलेटेड था और ये केस तभी फाइल होता है जब कोई इंसान एक माइनर यानी कि 18 साल की उम्र से कम इंसान के साथ कुछ गलत काम किया हो। खैर, अब यहाँ से कहानी पास्ट में जाती है, जहाँ हम चंद्रशेखर को देख पाते हैं जो कि अपनी लाइफ एंजॉय कर रहा होता है। वह बहुत सारी पार्ट टाइम जॉब्स करके उनसे पैसे भी कमाता है। चंद्रशेखर की फैमिली भी उसके माता पिता और उसकी एक छोटी बहन होती है, जिसमें उसके पिता वॉचमैन का काम किया करते थे, यानी कि उसकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी वीक थी। पर चंद्रशेखर के पिता उसे पढ़ने के लिए हमेशा मोटिवेट किया करते थे। हालांकि चंद्रशेखर का कहना था कि ज़िंदगी पढ़ाई से नहीं बल्कि पैसों से चलती है, और इसी वजह से वो अपने पिता की बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। खैर, अब चंद्रशेखर के घर के बगल वाले घर में जबेली नाम की 17 साल की लड़की अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करने के लिए आती है। और एक दिन जबेली की नज़र चंद्रशेखर पर पड़ती है, जिसे देखते ही वह उसके साथ एक प्रैंक करने की सोचती है। फिर वह अपनी फ्रेंड से चंद्रशेखर का नंबर लेकर उसे रात में फ़ोन भी करती हैं, पर वह उससे अच्छे से नहीं बल्कि काफ़ी एटीट्यूड से बात कर रही थी। तब चंद्रशेखर भी उसे एक अनजान लड़की समझकर अच्छे से बात नहीं करता। इन सब से जबेली को लगता है कि शायद वह एक अच्छा लड़का नहीं है। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता है, जबेली देखती है कि चंद्रशेखर का नेचर काफ़ी अच्छा है। इस वजह से वह जाकर चंद्रशेखर से माफ़ी मांगती हैं और धीरे धीरे ये दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब उन लोगों में काफ़ी बातें भी होने लगती हैं। पर तभी एक दिन जबेली की मामा उसे रात में किसी से बात करता हुआ देख लेते हैं। असल में जबेली के घर में उसके पिता नहीं थे, इसी वजह से उसका घर उसके मामा मंगपति के कंट्रोल में था। मंगपति एक अमीर आदमी था, जिसकी एक राइस मिल थी और अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए उन्हें झूठे केसेस में फंसा देता था, क्योंकि उसकी पहचान कुछ पॉलिटिशियन से भी थी। खैर, अब इन सब के बाद कुछ दिनों तक चंद्रशेखर की बात जबेली से नहीं होती, जिससे चंद्रशेखर काफ़ी टेंशन में आ जाता है। तभी एक दिन जबेली उसे एक पार्टी में इनवाइट करती है, जिसके खत्म होने के बाद जबेली उसे सारी बात बताती है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे को देखकर काफ़ी खुश थे, क्योंकि कई दिनों से बात नहीं हो पाई थी, तो आज एक दूसरे को देखना सुकून जैसा था। तभी यहाँ चंद्रशेखर जबेली को प्रपोज कर देता है, क्योंकि वह उसे काफ़ी पसंद करने लगा था। क्योंकि जबेली भी उसे पसंद करती थी, इसी वजह से वो यहाँ हाँ कर देती है। अब अगले दिन से जबेली चंद्रशेखर से मिलने के लिए रोज जाने लगती है, और वह कोचिंग के बाद ग्रुप स्टडी के नाम पर बस उसी से ही मिलती थी, और कुछ दिन ऐसे ही हंसी खुशी बीतते जाते। फिर एक दिन चंद्रशेखर उसे अपनी माँ से मिलवाने के लिए घर भी लेकर आता है, जहाँ उसकी माँ भी जबेली को देखकर काफ़ी खुश होती है। पर चंद्रशेखर ने अपने पिता को ये बात नहीं बताई थी, क्योंकि वह जानता था कि वह काफ़ी गुस्सा करेंगे। इसी तरीके से एक दिन जबेली
सुबह उसके घर आ जाती है, पर तभी अचानक चंद्रशेखर के पिता भी वहां आ जाते हैं। हालांकि चंद्रशेखर चालाकी से जबेली को एक कमरे में छुपा देता है, पर थोड़ी देर में मंगपति पुलिस लेकर चंद्रशेखर के घर आ जाता है और वह चंद्रशेखर के पिता से गलत तरीके से बात करने लगता है। मंगपति का कहना था कि चंद्रशेखर उसकी भांजी जबेली को अगवा करके अपने घर लाया है। फिर मंगपति के जोर जोर से चिल्लाने पर जबली घबरा जाती है और खुद ही बाहर आ जाती है। यहाँ जबली मंगपति से इतना घबरा गई थी कि वह उसे उस समय वहां कुछ भी नहीं बोल पाती और मंगपति की बात को सच मान लिया जाता है कि चंद्रशेखर ने जबेली को अगवा किया होगा। फिर चंद्रशेखर के माता पिता चिल्लाते रह जाते हैं कि उनके बेटे ने कुछ भी नहीं किया, पर पुलिस उनकी एक बात भी नहीं सुनती और चंद्रशेखर को अपने साथ ले जाती है। वही घर जाकर मंगपति जबेली को मारना शुरू कर देता है, पर तभी उसकी माँ उसे बचाने के लिए आती है। यहाँ मंगपति उस समय काफी गुस्से में था और वह जबेली की माँ उससे कहती है कि वह चंद्रशेखर को वार्निंग देकर छोड़ दे और उस पर कोई केस ना करे, पर इस बात पर मंगपति की इज्जत पर आ चुकी थी। इसी वजह से अब वह पीछे हटने वालों में से नहीं था। वह तुरंत दामोदर नाम के एक लॉयर को हायर करता है और चंद्रशेखर के खिलाफ केस बनवा देता है कि उसने जबेली के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। हालांकि जब जबेली को स्टेटमेंट देने के लिए बुलाया जाता है तो मंगपति कहता है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए वह नहीं आ पाएगी। फिर अब इन सब के बाद चंद्रशेखर को पॉस्को एक्ट के तहत जेल जाना पड़ता है। वही जब चंद्रशेखर के पेरेंट्स को ये सब पता चलता है तो वो काफी डर जाते हैं कि अब उनके बेटे का क्या होगा। तभी एक पुलिस वाला उन्हें कहता है कि अगर उन्हें चंद्रशेखर को बचाना है तो उन्हें एक अच्छा लॉयर ढूंढना होगा, वरना चंद्रशेखर को लंबी सजा होगी और उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। तब ये सुनकर चंद्रशेखर के घर वाले शिवराम नाम के एक लॉयर को उसका केस लड़ने के लिए कहते हैं, पर जब वह वहां से चले जाते तो मंगपति आकर शिवराम को भी खरीद लेता है, क्योंकि वह किसी भी तरीके से चंद्रशेखर को सजा दिलवाना चाहता था। एक तरह से वह अपने घमंड के नशे में चूर था। फिर जब कोर्ट में हेयरिंग होती है तो जबीली के लिए वकील ये कह देता है कि वह अभी स्टेटमेंट देने की हालत में नहीं है, और जब क्योंकि शिवराम भी बिक चुका था इसी वजह से वह भी ज़्यादा कुछ नहीं कहता। वही सीन था जो हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। खैर अब ये सब हो जाने के बाद चंद्रशेखर को भी लगने लगता है कि शायद अब वह नहीं बच पाएगा। इसी वजह से वह अपने परिवार को याद करके काफी रोता है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है और ये सारी कहानी सुनने के बाद सूर्या समझ जाता है कि चंद्रशेखर को सच में फंसाया जा रहा है। इसी वजह से वह चंद्रशेखर के दोस्तों से कहता है कि मैं शाम को मोहन सर से बात करने के बाद तुम्हें बताता हूँ। फिर जब सूर्या मोहन राव से इस केस के बारे में बताता है तो मोहन कहता है कि इस केस में चंद्रशेखर के बचने के चांसेस काफी कम है, इसलिए तुम उन्हें मना कर दो। पर यहाँ सूर्या थोड़ा इंसेंट करता है और कहता है कि सर अगर किसी केस में 1% भी चांस हो तो तभी भी हमें उसमें चांस लेना चाहिए। पर मोहन उसकी बात को इग्नोर करके उसे क्लाइंट को मना कर देने के लिए कहता है। हालांकि अब यहाँ सूर्या उस केस पर काम करने का मन बना चुका था। इसी वजह से वह अपने एक फ्रेंड की मदद से एक नकली डॉक्यूमेंट बनवाता है और एग्जैक्ट लर्निंग लॉयर मोहन की तरफ से उस केस को लड़ने के लिए चला जाता है। पर इसके बारे में मोहन राव को कुछ भी पता नहीं था। फिर यहाँ जज उससे पूछता है कि आखिर उसने एंड मोमेंट पर इस केस को ज्वाइन क्यों किया, जिस पर सूर्या कहता है कि मंगपति जानबूझकर चंद्रशेखर पर गलत इल्जाम लगा रहे हैं, इसी वजह से मैं सच का सामना लेना चाहता हूँ। इसके बाद वह एक बार मंगपति के द्वारा पेश किए गए सभी एविडेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए परमिशन मांगता है और उसे देकर वह ये साबित करने में कामयाब हो जाता है कि वह सभी एविडेंस स्ट्रांगली ये प्रूफ नहीं कर रहे कि चंद्रशेखर ही दोषी है। इसीलिए वह कोर्ट से सच्चाई सामने लाने के लिए कुछ वक्त मांगता है, तो कोर्ट भी उसकी बात मानकर सूर्या को कुछ दिनों की मोहलत दे देता है। फिर इन सब के बाद सूर्या काफी खुश होता है क्योंकि उसे यकीन हो गया था कि वह अब चंद्रशेखर को बचा लेगा, पर यह सब मंगपति से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। इस वजह से वह अपना हुक्म का इक्का चलाने की सोचता है। फिर जब कोर्ट की अगली हियरिंग होती है तब मंगपति कोर्ट के सामने एक ऐसा एविडेंस पेश करता है जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। असल में उसने एविडेंस के तौर पर एक वीडियो पेश की थी जिसमें जबली और चंद्रशेखर एक रूम में अकेले जा रहे होते हैं और फिर उसके 16 मिनट बाद वह रूम से बाहर आते हैं। इन सब के बाद कोर्ट एक बार फिर जजमेंट हो जाती है और वह मंगपति कोर्ट से बाहर आकर सूर्या से कहता है कि मेरे पास पूरी एक स्टोरी है जिससे अब ये साफ हो गया है कि पहले चंद्रशेखर ने अपने दोस्त के साथ मेडिकल शॉप से प्रोटेक्शन खरीदा और उसके बाद उसने जबली के साथ दुष्कर्म किया। अब कोई भी मुझे चंद्रशेखर को सजा दिलवाने से रोक नहीं सकता। तब यहाँ पर सूर्या को काफी गुस्सा आता है क्योंकि उसे इस एविडेंस के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इस वजह से वह चंद्रशेखर का केस लड़ने से मना कर देता है।
पर तभी चंद्रशेखर के परिवार वाले उसके सामने जोर जोर से रोने लगते, क्योंकि अगर उसने उनका केस छोड़ दिया तो वो लोग कहाँ जाएंगे और चंद्रशेखर को कोई बचा नहीं पाएगा। तब चंद्रशेखर के माता पिता की हालत देखकर सूर्या मान जाता है और फिर वह और भी इंफॉर्मेशन ढूंढने की कोशिश करने लगता है। इसके बाद यहाँ से कहानी एक और बार पास्ट में जाती है। जबली और चंद्रशेखर एक दूसरे से छुप छुप कर मिला करते थे। उस समय एक दिन जबली चंद्रशेखर को बताती है कि उसे अपने एक रिलेटिव की शादी में कुछ दिनों के लिए जाना है, इसी वजह से वह उससे मिलने नहीं आ पाएगी। पर अब क्योंकि उस समय उनका प्यार बहुत ऊपर था, मतलब बहुत प्यार हो गया था, इस वजह से चंद्रशेखर अपने आप को रोक नहीं पाता और जबली के रिलेटिव के घर उससे मिलने चला जाता है। तभी यहाँ जबली उसे बिना किसी की नज़र में आए एक रूम में लेकर जाती हैं और ये सब कुछ वहाँ लगे एक सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हो जाता है। फिर जब शादी की सभी फुटेज चेक होती है तब मंगपति ये सब देख लेता है और अब वह चंद्रशेखर को फॉलो करने के लिए अपने लोग लगवा देता है। इसके बाद एक दिन जब चंद्रशेखर का दोस्त एक मेडिकल शॉप से प्रोटेक्शन खरीद रहा होता है तो वह उसकी एक फ़ोटो निकलवा लेता है। इसी तरीके से एक और दिन जब चंद्रशेखर जबली को बस से उतार कर अपनी बाइक पर ले जा रहा होता है तब भी वह उसका फ़ोटो निकलवा लेता है और इसी तरीके से एक नकली स्टोरी क्रिएट करता है, क्योंकि वह चंद्रशेखर को सबक सिखाना चाहता था। यानी उसने एक तरीके से अलग अलग दिन की फोटेज मिलाकर एक स्टोरी तैयार कर ली थी। खैर अब दूसरी तरफ सोया के काफ़ी टाइम से अपने काम पर ना आने की वजह से मोहन राव को उस पर शक होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त से उसके बारे में पता करवाता है। फिर जब उसे पता चलता है कि सूर्या उसके नाम से एक केस लड़ रहा है तो वह तुरंत उससे मिलने के लिए जाता है। या मोहन उससे कहता है कि उसमें जरा भी प्रोफेशनलिज्म नहीं है और वह उसे ये भी कहता है कि अगर तुम किसी भी काम को बिना किए बस ऐसे ही छोड़ देते हो, अब ये तुम्हारी आदत बन गई है, यही वजह है कि मैं तुम्हें कोई केस नहीं देता। पर अगर तुमने ये केस लिया है तो उसे अच्छे से लड़ना। ये सब सुनने के बाद सूर्या काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है, क्योंकि अब उसे उसका सर का सपोर्ट मिल रहा था। फिर वह अब अपने केस पर और भी ज़्यादा मेहनत करने लगता है। अब जब कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होती है तब सूर्या कोर्ट में कहता है कि इस वीडियो को देखकर सभी को ऐसा लग रहा है कि शायद उस घर में उन लोगों के बीच में कुछ गलत हुआ होगा, पर ये तो बस जबेली और चंद्रशेखर को ही पता है कि वहाँ असल में हुआ क्या था। इसी वजह से वह जबेली की स्टेटमेंट लेने के लिए उसे कोर्ट लाने के लिए कहता है, पर उसी वक्त जबेली का डॉक्टर कहता है कि उसकी मेंटल कंडीशन अभी ठीक नहीं है, इसीलिए अब हम उसे कोर्ट नहीं ला सकते। और इन सब की वजह से चंद्रशेखर की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवा ली जाती है और कोर्ट एक बार फिर एजमेंट हो जाती है। इन सब के बाद मंगपति समझ चुका था कि उसे आज नहीं तो कल जबेली को कोर्ट स्टेटमेंट देने के लिए लेकर आना ही पड़ेगा। इसी वजह से वह तुरंत घर जाकर जबेली की माँ से कहता है कि जबेली को कोर्ट में ये कहना होगा कि उस लड़के ने चंद्रशेखर ने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है, वरना वह माँ और बेटे को जान से मार देगा। वही दूसरी तरफ जब कोर्ट की नेक्स्ट हियरिंग होती है तो इस बार सूर्या उस डॉक्टर को टारगेट करता है और किसी तरीके से ये प्रूव कर देता है कि डॉक्टर की सभी रिपोर्ट्स नकली है, यानी कि जबली की मेंटल कंडीशन बिल्कुल ठीक है और ये लोग उसे कोर्ट में लाना नहीं चाहते। साथ ही वह ये भी कहता है कि डॉक्टर बस किसी तरीके से बात घुमाकर कोर्ट को गुमराह कर रहा है, जिस पर जज बाद में पेनल्टी लगा देते हैं और फिर वह कोर्ट में जबली को आने के लिए कहते हैं। इसके बाद शाम को जबली रोते हुए अपनी माँ के पास आती है और उन्हें उस दिन उस कमरे में क्या क्या हुआ ये सब बताकर रोने लगती है। साथ ही वह उनके पैरों में गिर जाती है, यहाँ तक कि उसकी माँ भी उसे संभालती है और फिर अगले दिन कोर्ट लेकर आती है। आज सभी लोग जबीले के बयान का वेट कर रहे होते हैं, जहाँ वह बताती हैं कि उस दिन घर में शादी थी, इसी वजह से चंद्रशेखर और वो भी शादी करने की एक्टिंग कर रहे थे और वो ये देख रहे थे कि आखिर शादी के फेरे लेते वक्त कैसा लगता है। इसके अलावा उनके बीच रूम में कुछ भी नहीं हुआ था। अब ये सब सुनकर वहाँ के लोग सभी हैरान हो जाते हैं और मंगपति भी उसे बहुत गुस्से से देख रहा था कि इसने मेरी बात नहीं मानी। पर जबली चंद्रशेखर से बहुत प्यार करती थी तो आखिर वह उसे फंसा कैसे सकती थी। अब क्योंकि चंद्रशेखर का स्टेटमेंट और जबीले का स्टेटमेंट बिल्कुल मैच हो रहा था और दोनों सच बोल रहे थे, इसी वजह से चंद्रशेखर को इस केस से बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। पर मंगपति और दामोदर पर चंद्रशेखर को झूठे केस में फंसाने के जुर्म में उन्हें जेल हो जाती है। फिर ये केस जीतते ही चंद्रशेखर सूर्या को गले लगा लेता है, क्योंकि अगर आज वो ना होता तो चंद्रशेखर जेल से बाहर ना आ पाता। फिर सूर्या चंद्रशेखर को समझाता है कि क्या अब उसे समझ आया कि पढ़ना लिखना कितना ज़रूरी है। आजकल के वक्त में जो व्यक्ति पढ़ा लिखा है
नहीं होता उसे कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है। तब ये सारी बातें चंद्रशेखर को भी अच्छे से समझ में आ चुकी थी, क्योंकि उसे ज़िंदगी का एक बड़ा सबक मिल चुका था। इन सब के बाद चंद्रशेखर अपनी सभी नौकरियों को छोड़ देता है और पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो और जबीली अब भी साथ होते हैं। अब वह दोनों अपने फ्यूचर के बारे में सोचने लगते हैं और मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। तो गाइस ये थी इस मूवी की स्टोरी। आई होप आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो वीडियो को लाइक मारो, चैनल को सब्सक्राइब ठोको। जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।